Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on principle of superposition of waves. अब देखो, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स हैं, एक वेव यहाँ से आ रही है, एक वेव यहाँ से आ रही है, ठीक है, और ये क्या कर रही हैं, सुपरपोज कर रही हैं एक दूसरे पे, ये दोनों वेव्स आपस में मिल रही हैं। अगर ये दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी तो देखो, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है। अब ये वाली वेव मे भी इस पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, और ये जो दूसरी वेव आई ये मे भी इस पार्टिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है ना। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की एट दैट टाइम, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा वेव्स हैं, ठीक है, और वो क्या कर रही हैं, सुपरपोज कर रही हैं एक दूसरे पे, वो मिल रही हैं आपस में, तो जो आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके बराबर होगी? जितनी भी वो वेव्स हैं उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है उनके वेक्टर सम के बराबर, है ना। जितनी भी वेव्स आ रही थी उनकी जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका हम वेक्टर सम कर लेते हैं, वो आएगी रिजल्टेंट जो आपके पास पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट के बराबर। क्लियर? देखो, यही चीज हमने राइट डाउन की है। व्हेन टू और मोर वेव्स सुपरपोज ऑन ईच अदर, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट ए पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल द वेव्स एट दैट पॉइंट एट एनी इंस्टेंट। क्लियर है? ओके, अब देखो, इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो एक वेव ये है आपके पास, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, y1, ठीक है, और एक सेकंड वेव भी आ रही है यहीं पे ही, ठीक है, और उसकी डिस्प्लेसमेंट मान लो y2 है। इसी तरह से सेम देखो, इतने ही एम्पलीट्यूड की है और सेम फेज में इसी डायरेक्शन में आ रही है ना। तो अब क्या होगा, देखो देखो, ये वाली वेव मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। आपने क्या सोचना है कि ये वाली वेव कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सुपरपोज कर रही है इस वाली वेव को। अगर हम यहीं पे ड्रॉ करते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है अंडरस्टैंड करवाना, ठीक है। देखो, ये वाली वेव और ये वाली वेव ये सुपरपोज कर रही है एक दूसरे पे, तो जो आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की वो क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल द वेव्स। ये वाली वेव और ये वाली जो वेव है, इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है उनका क्या कर देंगे, हम वेक्टर सम कर लेंगे, है ना। तो देखो, जो रिजल्टेंट आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगी वो इस तरह से आएगी, ये वाली डिस्प्लेसमेंट प्लस ये वाली डिस्प्लेसमेंट आ गई, है ना। तो देखो, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दोनों ऐड हो गए, ये y1 प्लस y2, हमने इनका क्या ले लिया, वेक्टर सम ले लिया। क्लियर? ओके, अब अगर मान लो ये वाला केस लेते हैं हम, देखो एक वेव इस तरह से थी, है ना। अब देखो, इस वाले केस में तो क्या हो रहा था, देखो ये वाला पॉइंट क्या होता है, क्रस्ट, और ये ट्रफ, ये तो पता है आपको, क्रस्ट और ट्रफ, है ना। तो इसका क्रस्ट इस पे ही फॉल किया और इसका ट्रफ इस पे ही फॉल किया, तो ये ऐड हो गए, है ना। अब अगर इस तरह से कोई केस हो, देखो एक वेव ऐसे आ रही है ना, और जो सेकंड वाली वेव है आपको विजिबल है, देखो मान लो ये वाली वेव ये इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। अब देखो, जो आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आएगी, ये मान लो y1 है और ये y2 है, ये एम्पलीट्यूड ही हुआ ना, है ना, ये वाला एम्पलीट्यूड ज्यादा है और ये वाला कम है, तो जो आपके पास रिजल्टेंट पार्टिकल होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, देखो बिकॉज ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो y1 माइनस y2, देखो y1 माइनस y2 पर रहेगी तो इसी डायरेक्शन में, बिकॉज इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, तो देखो ये हो जाएगी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की y1 माइनस y2। तो देखो, कभी ऐड हो रही है कभी सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसीलिए हमने क्या यूज किया, वेक्टर सम। अगर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं मीन्स हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, देखो ये जो y आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू जितनी भी वेव्स सुपरपोज कर रही हैं उन सभी के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम हम लेते हैं। क्लियर हुई ये वाली चीज? देखो, यहां पर तो इन दोनों वेव्स का फेज सेम था, है ना, और यहाँ पे फेज डिफरेंट डिफरेंट है ना। देखो, फेज के बारे में भी हम अंडरस्टैंड कर ही लेते हैं, है ना। देखो, फेज के बारे में हम आपको यहाँ बताते हैं, देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। पहले हम फेज के बारे में अंडरस्टैंड कर लें। देखो किस तरह से करते हैं, जैसे ये वाली वेव है, देखो इस तरह से, है ना। तो अब यहाँ पे आपको पता है फेज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम, यहाँ पे 0 होता है, ये वाला π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π होता है यहाँ पे। देखो, ये वाली चीज आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, जहां पे हमने वो रिलेशन फाइंड आउट किया था ना, देखो ये वाला
फेज डिफरेंस 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, और जो भी आपके पास टाइम डिफरेंस होता था, यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो हमने क्या कहा था, यहाँ पे t/4 होता है इस पॉइंट पे, है ना, जो टाइम डिफरेंस है, और यहाँ पे t/4 पुट करो तो क्या हो जाएगा, t से t कैंसिल, 2 से 4 जाएगा, π/2 रह जाएगा, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हुआ, π/2, है ना। देखो वही चीज़ है यहाँ पे, ये π/2। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे टाइम कितना होता था, t/2, देखो यहाँ पे t/2 पुट करो, t से t चला गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, देखो पाई, है ना। इस तरह से हम ये फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पे होता है π/2, ये पाई होता है, ये 3π/2, और ये होगा 2 पाई। क्लियर। ओके, अब दोबारा से देखो, अगर वो वाला एग्जांपल लो आप, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाली वेव है और ये वाली वेव है, दोनों जब ये कर रही हैं, सुपरपोज कर रही हैं, ये सेम फेज में है, देखो ये वाला भी, है ना, देखो ये वाली और ये सेम फेज में है, तो इनका क्या हो गया, देखो एम्पलीट्यूड, ये अगर इसका एम्पलीट्यूड अगर हम A1 मान रहे हैं स्मॉल, और इसका A2 मान लो, एम्पलीट्यूड ही हुआ ना ये वाला, है ना, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ना। तो इसका क्या हो गया रिजल्टेंट, जब वो सुपरपोज किए, वेक्टर सम लेंगे इन दोनों का, तो कैपिटल A अगर हम इसका एम्पलीट्यूड ले रहे हैं रिजल्टेंट वाले का, तो वो क्या आ गया, A1 + A2। क्लियर। ये तो हो गया अगर उनका फेज क्या था, सेम, जो वेव्स आपस में क्या कर रही हैं, सुपरपोज कर रही हैं, है ना, उनके बीच में क्या था, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था, 0 फेज डिफरेंस था इनके बीच में, है ना। और अगर इन दोनों वेव्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस हो, अगर देखो जैसे मान लो ये वाली वेव है जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया था पीछे, है ना, ये वाली वेव है इस तरह से, और सेकंड वाली वेव इस तरह से आ रही थी, अब इनके बीच में तो फेज डिफरेंस है ना, तो ये कैसे पता लगाओगे आप कि इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, इस वाली वेव में और इस वाली वेव में कितना फेज डिफरेंस है। देखो ये π/2 होता है, ये पाई होता है, 3π/2 और 2 पाई। वैसे तो देखो देखने से ही पता चल रहा है, देखो यहाँ पे पाई होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये मीन्स यहाँ पे पाई है, ये 0 है और यहाँ पे पाई है, तो कितने का फेज डिफरेंस हुआ दोनों में, पाई का फेज डिफरेंस हुआ। इस और इस वेव में कितने का फेज डिफरेंस हुआ, पाई का, बिकॉज देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, तो पाई का हो गया। ये वाला कौन सा होता है, पाई। या तो आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, या तो ऐसे, देखो ये वाली वेव इस तरह से आ रही है, पर बेसिकली तो ये कैसे आ रही होगी, इस तरह से आ रही होगी। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये इस तरह से आ रही होगी ना, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये आपके पास क्या होता है, π/2, और ये क्या होता है आपके पास, पाई, है ना। ये वाली चीज क्या आपके पास, पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। तो देखो ये 0 से स्टार्ट है और ये पाई से स्टार्ट है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ, पाई का। इस तरह से अंडरस्टैंड करोगे, हम आगे भी यूज करेंगे, मैं इसलिए इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करवा रही हूँ, ठीक है। अगर एक वेव इस तरह से है और दूसरी वेव ऐसे आ रही है, ये वाली, तो इन दोनों में कितने का फेज डिफरेंस हुआ, पाई का फेज डिफरेंस हुआ। क्लियर। तो देखो जब इनमें पाई का फेज डिफरेंस था, तो देखो जो आपके पास रिजल्टेंट आई, इसका एम्पलीट्यूड पर ज्यादा था, इसका कम था, है ना। तो जो आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया वो क्या आ गया, A1 - A2। अगर इनका एम्पलीट्यूड सेम होता तो 0 आना था, ये माइनस हो जानी थी, कैंसल आउट हो जाने थे ये। क्लियर हुई ये वाली चीज। तो देखो अब हमने एक चीज देखी, जब भी कोई वेव्स, 2 या 2 से ज्यादा वेव्स क्या कर रही हैं, आपस में सुपरपोज कर रही हैं, मिल रही हैं एक दूसरे से, तो कहीं कहीं पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, जैसे यहाँ पे देखो ऐड हो रहे हैं ये, और कहीं कहीं पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, और कहीं तो 0 ही आ रही है। अगर ये सेम ही एम्पलीट्यूड होता है इनका, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जानी थी, 0 ही आ जानी थी, है ना। तो जहां पे देखो एम्पलीट्यूड ज्यादा आता है, ठीक है, तो वहां पे जब आप लाइट की बात करोगे, देखो आप 12th में इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, वहां हम यूज करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो जहां पे भी वेव्स, अगर हम लाइट वेव की बात करें, है ना, जब वो क्या कर रही हैं, उनमें इंटरफेरेंस हो रही है, हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है, जब सुपरपोज कर रही हैं दो वेव्स, ठीक है, और वहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, जैसे ये वाला केस है, ठीक है, तो वहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्योंकि इंटेंसिटी भी जो है ना वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बस आपको इतनी बात याद रखनी है, अभी डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ये डायरेक्टली वेरी करते हैं, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, है ना। तो देखो अब जब वो सुपरपोज कर रही हैं एक दूसरे के साथ वेव्स, तो कहीं कहीं एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ रही थी, मैक्सिमम, है ना, तो इट मीन्स वहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो इट मीन्स वहां पे हमें क्या दिखेगी, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी दिखेगी लाइट की, जब दो लाइट वेव्स आपस में इस तरह से सुपरपोज करेंगी कि जो उनका एम्पलीट्यूड है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है,
है ना, तो वहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, मीन्स वहां पे लाइट की वैल्यू ज्यादा होगी इंटेंसिटी की। उसे हम क्या कहते हैं, जब आप इंटरफेरेंस ऑफ वेव लाइट पढ़ोगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्लास 12th में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, वहां पे जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो उसे हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंज। वहां पे जहां पे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो वहां ब्राइट फ्रिंज बनती है। और अगर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी वहां पर उसे हम कहते हैं डार्क फ्रिंज। क्या कहते हैं उसे हम, डार्क फ्रिंज। और अगर हम साउंड की बात करें, अगर दो साउंड वेव्स हैं, अगर वो सुपरपोज कर रही हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, जहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा आवाज सुनाई देगी हमें, लाउडनेस वहां ज्यादा होगी, है ना। कभी अब आपने देखा होगा ना, मान लो दो स्पीकर्स लगे हैं, है ना, एक कहीं और लगा हुआ है, दूसरा कहीं दूसरी जगह पे, तो हमें कहीं कहीं पे साउंड ज्यादा सुनाई देता है और कहीं पे कम सुनाई देता है ना, वो इसी की वजह से है। जहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू ज्यादा होगी वहां इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, जहां पे ऐड हो रही है वो, है ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे हमें लाउडनेस ज्यादा सुनाई देगी, और जहां पे एम्पलीट्यूड कम होगा वहां इंटेंसिटी भी कम होगी, तो वहां पे हमें लाउडनेस कम सुनाई देगी। क्लियर हो रही है वाली बात, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब भी दो वेव्स या दो से ज्यादा वेव्स आपस में क्या कर रही हैं, सुपरपोज करती हैं, तो कहीं तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और कहीं कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो आप इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, अब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में क्या होता है ना, जो भी आप कोई भी टू वेव्स ले रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, देखो इसकी कंडीशन है, वो जो वेव्स हैं आपके पास जो भी सुपरपोज कर रही हैं उनकी जो है फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। जो वेव्स आपस में क्या कर रही हैं, सुपरपोज कर रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और उनके बीच में या तो जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए या तो फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। जो भी दो वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही हैं, क्या कहा हमने, एक तो उनकी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें या तो जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, या तो फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर हुई ये वाली बात, ओके। इस तरह की वेव्स जब सुपरपोज करती हैं, ठीक है, तो जहां पे वो सुपरपोज कर रही हैं, है ना, तो कई कई जगह पे जो आपकी इंटेंसिटी है वो क्या हो जाए, रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है ना। कहीं पे वो इंटेंसिटी या आप बोल सकते हो एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी की बात कर रहे हो मीन्स एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हो, ठीक है, कहीं कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है और कहीं कहीं पे कम हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है, जब भी दो या दो से ज्यादा वेव्स क्या कर रही हैं, आपस में सुपरपोज कर रही हैं, है ना, जहां पे वो सुपरपोज कर रही हैं कहीं पे इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और कहीं कम हो जाएगी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। देखो अब आपको क्लियर होगा, व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी and having zero or constant phase difference superpose each other, the intensity in the region of superposition, जो रीजन होगा सुपरपोजिशन का जहां वो दोनों मिल रही हैं, गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड, वो चेंज हो जाएगा, बिकमिंग मैक्सिमम एट सम पॉइंट एंड मिनिमम एट द अदर। किसी एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो जाएगी और कहीं पे वो मिनिमम हो जाएगी उसकी इंटेंसिटी। अब ये डिपेंड करता है वो वेव्स किस तरह से सुपरपोज कर रही हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है ना, उस पर डिपेंड करेगी। अगर क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, टफ टफ पे, तो मैक्सिमम बनेगा, है ना। अगर उससे अलग है, बिकॉज ये तो देखो हमने एक्सट्रीम केस लिए हुए हैं, इनके बीच में बहुत सारे केसेस आएंगे, डिपेंड करता है कि दोनों वेव्स किस तरह से सुपरपोज कर रही हैं आपस में, तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की वैल्यू वैसे वैसे चेंज होती रहेगी। क्लियर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। क्लियर हुआ, अभी आपको 11th में इतना ही अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, डिटेल में हम इसे क्लास 12th में अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर, ओके। ये चीज है थोड़ी सी, देखो ये आप इजी भी है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, उसको हमने ए से डिनोट किया है जो ये वाला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई, और फाई क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, जो भी आप दो वेव्स ले रहे हो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है अगर वो फाई है, ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये वाला होगा। a1 क्या होगा, फर्स्ट वाली वेव का एम्पलीट्यूड, और a2 क्या है, सेकेंड वाली वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है, और फाई उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हो, ये वाली चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। देखो ये कुछ कुछ कैसा लग रहा है, जैसे हम वेक्टर्स में करते थे वही वाला रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्टेंट जहां पे जैसे हम वहां पे निकालते थे, ठीक है। तो देखो अब इस चीज को आप यहाँ पे यूज करके देखो, देखो अगर ये वाली चीज अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना था, 0 था, है ना। जब फेज डिफरेंस 0 था तो यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करके देखो,
देखो a इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 0, है ना, cos 0 आएगा यहाँ पे, फिर इसका अंडर रूट, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 0 इज 1, इसका अंडर रूट आएगा। ये सॉल्व करके क्या आ गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर से ये चीज कट गई, क्या रह गई, a1 प्लस a2। विजिबल है, देखो यही चीज तो आ रही है यहाँ पर भी, a1 प्लस a2, जब इनके बीच में जीरो फेज डिफरेंस था, देखो इस फॉर्मूले में डाला, आ गया ना ये वाली चीज, है ना। यही वाली चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हो। जब यहाँ पर करोगे तो क्या होगा, देखो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई का, है ना, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पाई पुट करो। जब पाई पुट करोगे यहाँ पे, देखो ये वाली चीज अगर पाई पुट करोगे तो क्या आएगा, सेकंड वाले केस की बात कर रही हूँ, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस, ठीक है। अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ पाई, इसका अंडर रूट, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ -2a1 a2 आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, और वो क्या होगा, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये वाली चीज आ गई। इससे ये चीज कैंसिल आउट हुई, तो देखो a1 माइनस a2, यही चीज तो आई, देखो जो रिजल्टेंट है आपके पास a1 माइनस a2। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है एम्पलीट्यूड निकालने का, ये आप याद रखोगे और हमेशा याद रखोगे। देखो ये वाली चीज कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसलिए हम बोलते हैं अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू ज्यादा है तो मीन्स वहाँ इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है। तो देखो आज हमने इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया, जितनी आपको जरूरत थी क्लास 11th में, ठीक है, एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।